हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र बिंदुसार और अशोक का जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इसको पढ़ने वाले। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, 102 बार इसको देख लीजिएगा एक बार, मतलब कि ढंग से समझिए, देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सवाल आता है, एक सवाल मौर्य वंश से आता है अच्छा खासा, और एक गुप्त काल से। अगर आप मतलब कि कमांड बनाते हैं ना, तो यार मतलब कि मैक्सिमम सवाल आप बना पाओगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश को। तो एक बात बताते हैं, जैसे मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ, तो मौर्य वंश का स्थापना से पहले जो मगध साम्राज्य पे जो रूल कर रहा था वो नंद वंश का शासक था, उसका नाम था धनानंद। धनानंद के राज में चाणक्य जो रहते हैं वो मतलब कि उन्हीं के दरबार में रहते थे चाणक्य। तो धनानंद इतना मतलब कि क्रूर शासक था कि जो चाणक्य था ना, चाणक्य को भी मतलब कि बेइज्जती करके, अपमानित करके ही निकाल दिया राज्य से। इसी का मतलब कि गुस्सा, मतलब कि बोले या तो थोड़ा सा उनसे नाराज होकर के जो चाणक्य रहते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाते हैं, इनको ट्रेंड करते हैं अच्छे ढंग से। और फिर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, धनानंद की हत्या करके फिर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कार्यकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व। चलिए, और इसका जो मौर्य वंश का स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और इनके प्रधानमंत्री कौन? वही चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, कितना जगह विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही। तो इस बात को याद रखिएगा। और तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? जो नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अभी बताएं कि इनके गुरु और साथ में प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे? ये चाणक्य थे। इन्होंने अब जो अपनी राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा बनाया। तो ऐसे भी तो पाटलिपुत्रा ही था, जब इससे पहले नंद वंश था, इसका भी तो राजधानी पाटलिपुत्रा ही था। तो इन्होंने भी अपना राजधानी पाटलिपुत्रा को ही बनाया। और फिर लगभग ये बात को याद रखिएगा कि गद्दी पर कब बैठा? तो गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में। कब? 322 ईस्वी पूर्व। आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता ना, ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व रहे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, यानी कि ईसा मसीह जन्म के 322 बरस पहले के बात हो रहा है। तो गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। और जो इनका शिक्षा, इनको जो शिक्षा मिला वो तक्षशिला में मिला। हालांकि जो चाणक्य थे तक्षशिला के ही गुरु थे, वहीं के, तो इनको शिक्षा भी वहीं मिला। और मौर्य काल में, और जब मौर्य काल, जब शासक जो वहीं से पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके समय भी जो शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला ही था। और इसी के समय में मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था, तब फिर कौन आक्रमण किया? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था? सिकंदर का सेनापति था। जो मतलब ख्वाब था ना पूरा दुनिया जीतने का सिकंदर का, उसी ख्वाब को आगे लेकर के ये चला सेल्यूकस निकेटर। जैसे कि पहले उसको लगा था यार कि हम लोग तो लड़े ही नहीं, अंदर गए ही नहीं थे, तो अब इस बार सोचा चलो अंदर जाते हैं, बट यहाँ तो राजा बदल चुका है। तो सेल्यूकस निकेटर लगभग ये 305 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा दिया। जो हराने के बाद मतलब कि उसका बेटी से शादी भी कर लिया। बेटी का नाम था कार्नेलिया, या तो हेलेना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये नाम याद रखिएगा, कार्नेलिया या हेलेना, दोनों नाम इन्हीं का है। इससे विवाह कर लिया। तो विवाह करने पर क्या हुआ ना, 4 क्षेत्र मतलब कि मिल गया दहेज में। जैसे एक था एरिया का हेरात क्षेत्र मिला, एरिया का हेरात क्षेत्र। फिर अराकोसिया का कंधार क्षेत्र मिल गया, जेड्रोसिया का बलूचिस्तान, और पेरोपनिस्डाई का काबुल। ये 4 क्षेत्र मिल गए। चारों क्षेत्र का नाम याद रखना, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिस्डाई। कौन कौन था? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिस्डाई। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिस्डाई। अब बेटी का शादी यहाँ पर जब हो चुका है, तो बेटी को कोई दिक्कत होगा तो कोई तो चाहिए, हमेशा अक्सर होता है, कोई कोई आता है। तो क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था, ये अपना राजदूत भेजा मेगास्थनीज को। किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? सेल्यूकस का दामाद था। इसके दरबार में भेजा कि मेरे बेटी को कोई दिक्कत होगा। तो आखिर कैसे, अब ना इतना फ़ोन निकल गया इतना सारा, तो इसलिए दरबार में मेगास्थनीज को रखा। और ये जो था ना मतलब कि मेगास्थनीज है, जो मतलब कि मेगास्थनीज है, यही इंडिका पुस्तक लिखते हैं बाद में। तो यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहते थे, याद रखिएगा इसको, हो सकता है कितना सारा एग्जाम में पूछ दे ये वाला। पोलीब्रोथा।
ये पोलीब्रोथा किसको कहा जाता है? ये पाटलिपुत्रा को कहा जाता है। पाटलिपुत्रा को क्या कहा जाता है? पोलीब्रोथा। क्या कहते हैं पाटलिपुत्रा को? पोलीब्रोथा कहते हैं, ठीक ना। ये किस में कहते हैं? यूनानी लेखक लोग कहता है, तो ये भी तो यूनान का ही था ना मेगास्थनीज, यही लिखा होगा। फिर एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, किसका पुस्तक है? विशाख दत्त का है। विशाख दत्त यानी कि इसका लेखक का नाम है विशाख दत्त। ये इसमें क्या है ना कि जो नंद वंश का किस प्रकार से पतन हुआ है और किस प्रकार से मौर्य वंश का उदय हुआ इसकी चर्चा है। किसमें? विशाख दत्त की नाटक मुद्रा राक्षस में। और फिर मेगास्थनीज बताए थे किसका पुस्तक? इंडिका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। चूँकि अब मौर्य साम्राज्य के अंदर रह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में रह रहा है, तो किसके बारे में लिखेगा? मौर्य वंश के बारे में लिखेगा। तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है, यानी ऐसे करके आपसे सवाल पूछेगा तो ये मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। और इस इंडिका में बताया गया है कि जो मौर्य काल था वो 7 भाग में बटा था। 7 कैसे था? दार्शनिक था, अहीर था, अहीर का काम था पशु चराना, सैनिक, किसान, सबसे ज़्यादा किसान था मगर इसमें, निरीक्षक, कारीगर और सभासद। सभासद कहने का मतलब हो गया मंत्री। ये 7 भाग में मतलब कि बटा हुआ था समाज। किसके काल में? मौर्य काल में। ऐसा लिखा कौन? मेगास्थनीज लिखता है। और जिसमें से सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की। फिर वही चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया और इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है। साथ में मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि के बारे में भी इसमें जानकारी मिलता है। एक प्रकार से सारा चीज़ मतलब कि मौर्य काल के बारे में हर एक चीज़ इसमें मिल जाता है। ये तो प्रधानमंत्री थे। फिर मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। बताया ना कि सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में वो चाणक्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसी से मिलता है। इसमें क्या है? राजनीतिक, प्रशासनिक सब चीज़ मिल जाता है। इसमें टोटल मिला के 15 लेसन है। ये जो पुस्तक है इसमें 15 लेसन है और इसमें राजत्व सिद्धांत दिया गया, राजा का कि क्या क्या कर्तव्य है, क्या मतलब कि है ना, ये सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? राजत्व सिद्धांत है इसी मौर्य जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, इसी में। और ये दिया हुआ है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत पालन करना चाहिए, यानी 7 नियम बताया गया इसमें। राजत्व सिद्धांत बताया गया और इसमें 7 नियम बताया गया, इसी को सप्तांग सिद्धांत कहते हैं कि एक राजा को 7 सिद्धांत पालन करना चाहिए। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये बंगाल अभियान भी करता है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये किस अभिलेख में नाम मिलता है? तो बंगाल अभियान करता है, तो ये अभिलेख का नाम है महास्थान अभिलेख। क्या नाम है उसका? महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य जो बंगाल अभियान करता है इसका वर्णन मिलता है महास्थान अभिलेख में। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये भी बड़ा अच्छा है ये कि गोरखपुर में स्थित सहगौरा ताम्र अभिलेख या सहगौरा अभिलेख जो बोल सकता है, ये तांबा का अभिलेख था, तांबा पर लिखा हुआ था। इसमें अकाल की चर्चा हुआ कि जो अकाल पड़ा था मौर्य काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना वो राहत का कार्य किए थे। वहाँ पर लोगों के पास गए, खाने को मतलब कि दिया गया। तो कहाँ है ये सहगौरा? कहाँ है? तो सहगौरा है, ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या क्या था? तो मौर्य जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ये राहत कार्य किए थे अकाल के समय में। तो दोनों पूछ सकता है आपसे कि बंगाल अभियान किया था चंद्रगुप्त मौर्य, इसका वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है? महास्थान। बंगाल अभियान, महास्थान। और फिर अकाल का बारे में चर्चा, अकाल के बारे में कहाँ बताया गया? सहगौरा अभिलेख है जो कि ताम्र अभिलेख है इसमें। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाते हैं भद्रबाहु के कहने पर और इन्हीं के नेतृत्व मतलब कि इन्हीं के कहने पर ही ये संलेखन विधि से अपना प्राण भी त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो पूछेगा कि जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त को किसने दिया? तो भद्रबाहु ने दिया, यही इनके गुरु थे, जैन गुरु। और मतलब कि कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है ना, वहाँ गए। वहाँ पहाड़ था चंद्रगिरी। क्या नाम था पहाड़ का? चंद्रगिरी पर्वत। उसी पर्वत पे ही मतलब कि संलेखन विधि, मतलब संलेखन विधि कहने मतलब था बहुत तड़पा कर, अपने आप को बहुत तड़पा करके अपना प्राण त्याग दिए। खाना कम खाना, बहुत मतलब कि सरकार इसको बैन कर रखी है संलेखना को। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इतना महान शासक कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वहीं गए और 298 ईस्वी पूर्व में संलेखना विधि, जिसको संथारा भी कहते हैं, इस विधि से ये प्राण त्याग देते हैं। अब आगे है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये मतलब कि एक सुदर्शन झील बनवाया था किसी के माध्यम से। इसका उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख या इसी को कहते हैं गिरनार अभिलेख।
क्या कहते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, या इसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं। ये है कहाँ, ये गुजरात में है। इसमें किसकी जानकारी मिलता है, तो इसमें जानकारी मिलता है कि जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका राज्यपाल था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था उसका, पुष्यगुप्त। ये क्या क्या था पुष्यगुप्त, जो सरकारी खर्चा है, इसी सरकारी खर्चा से गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात में एक जगह है उसका नाम है सौराष्ट्र, वहाँ सुदर्शन झील बनवाया था। क्या बनवाया था, सुदर्शन झील बनवाया था। तो इसका जो झील बना सुदर्शन झील, इसका अभी मतलब कि उल्लेख कहाँ है, हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा, तो हमको जाना पड़ेगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है। इसको गिरनार भी बोला जाता है, गिरनार अभिलेख। बंगाल अभियान पूछेगा तो महास्थान अभिलेख। फिर पूछेगा कि अगर अकाल पड़ गया था, तो अकाल पड़ा था तो ये था सहगौरा अभिलेख, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, 298 से पूर्व में हुआ, संलेखना विधि से हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अगर आपसे पूछ दें कि नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का जो है ना, मौर्य वंश का उदय की चर्चा किस में है, अभी बताए थे आपको कि जो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, है ना, एक नाटक है ये, इसमें है। आगे चलते हैं, एक और आसान सा सवाल पूछ देते हैं, मगर आप देखते हैं बताते हैं कि नहीं, कि जब वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी किया, बेटी का नाम क्या था, तो कार्नेलिया था और हेलेना। ठीक है। और दहेज में कौन सा मिला था, ये सवाल था मेरा, दहेज में क्या मिला था, तो दहेज में मिला था एरिया, जिसको हेरात कहते हैं, अराकोसिया, जिसको कांधार कहते हैं, जेड्रोसिया, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, और पेरोपनिसडाई, जिसको वर्तमान में काबुल कहते हैं। ठीक है। एरिया को वर्तमान में हेरात कहते हैं, अराकोसिया को वर्तमान में कांधार कहते हैं, जेड्रोसिया को वर्तमान में बलूचिस्तान कहते हैं, पेरोपनिसडाई को काबुल कहते हैं। कोई दिक्कत। यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा को क्या कहता था, पोलीब्रोथा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे चलते हैं। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलता है। मतलब गुजरात के बात अगर हम करें तो गुजरात तो पश्चिम में ही है ना, गुजरात तो मतलब कि पश्चिम में है, इधर ही है। तो इसलिए कहा जाता है चूँकि वहाँ झील बनवा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रभाव था। जैसे कि दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है मौर्य वंश का। तो उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार का जानकारी मिलता है किस अभिलेख में, जाहिर सी बात है रुद्रदामन मिलेगा। रुद्रदामन चूँकि गुजरात में है, अब गुजरात पश्चिम में है, गुजरात अब इधर है, देखिए इधर, ठीक है ना, तो इधर है, तो पश्चिम पूछेगा कि पश्चिम विस्तार का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। फिर है आगे कि जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द का, सेंट्रोकोटस, है ना। और पहले मतलब कि जस्टिन जैसे कि वो बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस बताया गया, और साथ ही साथ और सेंट्रोकोटस तो बता दिया, तो लोग तो पहचान नहीं पाया। मान लें कोई अभिलेख मिला या कुछ ऐसा प्रमाण मिला जिसमें सेंट्रोकोटस लिखा हुआ, तो कोई आदमी कैसे जानेगा। मगर फिर धीरे धीरे पता चला होगा कि यार ये जो है ना, सेंट्रोकोटस जो है एक झील का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का। फिर और मिला होगा, उसमें प्रमाण मिला होगा कि जो है ना अकाल में एक को मतलब कि राहत का कार्य किया था, मतलब कुछ ऐसे पता चल गया। अच्छा, लोग पहचान लेगा, अच्छा ये तो सेंट्रोकोटस यार ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना। तो इस प्रकार से विलियम जोन्स जो था ना, ये पहचान किया कि जो सेंट्रोकोटस है ना, यही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये अच्छा सवाल है, इसको याद रखेगा कि सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। किसने किया, विलियम जोन्स ने किया। और सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो जस्टिन किया था। किसने किया था, जस्टिन किया था। अब आगे चलते हैं। बिंदुसार, बिंदुसार यार एक नंबर के पियक्कड़ आदमी था, ये दारू पीने के चक्कर में बड़ी रहता था। इसका दो पुत्र है, जो कि मतलब कि ज़्यादा नाम है इनका, सुसीम और अशोक का। हालांकि कहावत है कि 100 भाई था, जो अशोक था 100 भाई था, अपना 99 भाई को मार करके कुआं में डाल दिया था। तो यार बिंदुसार का 100 बेटा और ये जनरली ना जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसा कि 100 भाई था, और अशोक जो था 99 भाई को मार दिया। क्योंकि जो अशोक है ना, अशोक महान, तो वो तो जो सम्राट अशोक हैं वो तो खुद बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाते हैं, और इनका व्यक्तिगत बोलते हैं कि मेरा व्यक्तिगत है, मगर ये श्रीलंका तक प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म का। तो क्या था कि जाहिर सी बात है जैन धर्म वाला जरूर जुड़ता होगा। तो जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि अशोक जो है अपना 99 भाई को मार के क्या किया, कुआं में फेंक दिया था, इस प्रकार से गद्दी हासिल किया था। तो वो जैन धर्म में लिखा हुआ है।
तो हम लोग को अभी फ़िलहाल तो बिंदुसार को पढ़ना है। इनका कार्यकाल है 298 से 269, यानी कि पिता के बाद तुरंत बिंदुसार बन गया। तो इनका 2 पुत्र सुसीम और अशोक, सॉरी 2 यार, सॉरी 3, सुसीम, अशोक और 30 से था, बट 2 ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर है, सुसीम और अशोक, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में जब हुआ था ना पूरा, जब वहाँ पर पूरा विद्रोह फैल गया था, तो पहले सुसीम गया दबाने के लिए, सुसीम से नहीं संभला तो अशोक दबाया जा करके। अब आगे चलते हैं। और इसी के दरबार में जो बिंदुसार है, इसी के दरबार में सीरिया के जो शासक था उसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था उसका? एंटियोकस। ये एंटियोकस जो है ना, ये अपना राजदूत भेजता है, उसका नाम रहता है डायमेकस। क्या नाम रहता है? डायमेकस। कहाँ भेजता है? पाटलिपुत्रा भेजेगा, और कहाँ भेजेगा? तो इसके दरबार में, यानी कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। डायमेकस कौन था? ये सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था, और ये कहा जाता है कि ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कि दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया, फिर बिंदुसार जब आया, जब बिंदुसार आया तो बिंदुसार के जब आया तब कौन आया? फिर बिंदुसार जब आ गया तो डायमेकस आया। तो एक प्रकार से डायमेकस को कहा जाता है कि ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से, यानी सीरिया के नरेश मतलब राजा, सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगा था। देखिए है ना, पियकड़ चखना के लिए अंजीर मांग रहा है और शराब और एक दार्शनिक मांगा था, विद्वान व्यक्ति। ऐसे पूछा गया था, मतलब कि अब जैसे कि कोई लेकर आता तो दार्शनिक जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो मे बी वो नहीं लाया होगा, कि नहीं लाएंगे, तो वो पूछा राजा कि तुमको क्या चाहिए भाई? तो मतलब कि दो ही अंजीर हो गया, मीठी शराब, ये दोनों दिया, दार्शनिक दिया ही नहीं। दार्शनिक मतलब दिमाग, एक प्रकार से अपना दिमाग वाला आदमी को नहीं दिया। चलिए अब आगे समझते हैं, मगर इतना याद रखना है कि 2 चीज़ दिया, मीठी शराब और अंजीर दिया, दार्शनिक नहीं दिया। तो बताएं हम आपको कि बिंदुसार के समय में ही क्या हुआ था? तक्षशिला। तक्षशिला जो कि एक समय में क्या था? पढ़ाई का केंद्र था। यहीं विद्रोह हो गया था, लगभग 2 बार विद्रोह हुआ, ठीक ना? किसके समय में? बिंदुसार के समय में। तो जब विद्रोह हो गया था तक्षशिला में, तो उस समय जो तक्षशिला का जो राजकुमार था ना, वो मतलब कि जो बिंदुसार का बड़ा बेटा, उसका नाम सुसीम था, वो गया दबाने के लिए, और दबाने के लिए गया तो दबाने में असफल रहा, और दबाने में ये असफल रहा, मतलब कि दबा नहीं पाया। पापा बोले थे ना इसका कि बेटा तुम जाओ, हम आएंगे खुद दारू पी के सो गए बेटा उधर से आया, कह रहे यार पापा आप तो ऐ भी नहीं किए, ये मजाक है, ठीक है। तो तो तक्षशिला का राजकुमार कौन था? बिंदुसार, सॉरी यार, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। वो विद्रोह को दबाने में मतलब कि सफल नहीं हो पाया। तब जाके ये अपना छोटा बेटा अशोक को भेजता है कि तुम जाओ। उस समय जो अशोक था वो अवंती का राजपाल था, अवंती का राजपाल था। ये गया विद्रोह को दबा के आ गया, पहले से सब प्लान करके गया था। अब बहुत एकदम कत्लेआम मचाया और विद्रोह को शांत कर दिया पूरा तरीका से, मतलब एकदम क्रूरतापूर्वक अशोक था ना, एकदम क्रूरतापूर्वक एकदम विद्रोह को दबा दिया। और जो बिंदुसार था, देखिए बिंदुसार के पापा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानेंगे, अशोक बौद्ध धर्म मानेंगे, ये बीच बीच में रहते हैं, मतलब कि ये क्या मानते हैं? आजीवक संप्रदाय मानते हैं बिंदुसार, है ना। और इस आजीवक संप्रदाय का अगर हम बात करें, आजीवक संप्रदाय के मतलब संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक था मखली गोसाल। कौन था? मखली गोसाल। ये कहीं पर मखली पुत्र गोसाल भी लिखता है, मखली गोसाल आप याद रख सकते हो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल था। बिंदुसार किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। बाद में देखिएगा अशोक भी है जो आजीवकों के लिए मतलब कि 4 गुफा दान करता है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे चल के। तो और जो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, मतलब जो मित्र नहीं है, जो दुश्मन है उसको घात करना, और शत्रु विनाशक, अपना बेटा की मदद से शत्रु विनाशक तो बनिए गया। और ये इतिहास में एक पहला ऐसा शासक था ना, ये मतलब कि इतिहास में ऐसे नहीं बोल सकते ऐसे, मतलब कि भारतीय इतिहास में इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पिता का पुत्र। इनके पिता भी महान था और इसका पुत्र भी महान था, यानी कि पिता का पुत्र अब पुत्र का पिता, है ना, ऐसा बोला जाता है किनको? बिंदुसार को। चलिए दोस्तों ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक। बड़ा अच्छा डेट है ये 269, ये डेट को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इस समय राज्याभिषेक होता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ, क्योंकि पापा इनके पाटलिपुत्रा के शासक थे। पाटलिपुत्रा में हुआ 304 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ अशोक का जन्म? 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार, और माता सुभद्रांगी। माता कौन था? सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, ठीक है।
अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। माता को किस नाम से जाना जाता है? धर्मा। बोले ना ये डेट अच्छा है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है कि अपना राज्याभिषेक कब कराया। तो राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 269 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के लगभग 269 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म के 269 वर्ष पहले अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 269। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो इसमें 8 घटा दीजिएगा तो 261, लगभग राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है वो कलिंग पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग की राजधानी रहता है तोसली, यहीं पर आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लेता है अशोक। तब कलिंग पर आक्रमण कब करता है? 261। ये दोनों डेट को भूलना नहीं है, खाना खाना भूल सकते हैं, डेट को नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं कुछ और। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 में क्या हुआ? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण कहाँ किया? तो मतलब तोसली कलिंग पर आक्रमण किया और तोसली पर अधिकार कर लिया, या तो बोले तोसली पर आक्रमण किया। याद रखना कि कलिंग का राजधानी क्या था? तो तोसली था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? अशोक भी देता है, अपना 13वां शिलालेख में बताता है कलिंग के बारे में। तो कोई खुद से थोड़ी ना बहुत ज़्यादा बताएगा कि हम इतना मारकाट मचाए थे, मगर जो कलिंग के आक्रमण की जानकारी है ना, वो मतलब कि खारवेल के अभिलेख है, उसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। क्या नाम है उसका? हाथी गुफा अभिलेख। इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कलिंग आक्रमण के बारे में कि अशोक कितना कत्लेआम मचाया था। मतलब कि ये कहा जाता है बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था कलिंग में। इसी वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है यहाँ पर। फिर ये युद्ध नीति छोड़ ही देते हैं यहाँ पर से, मतलब कि अब आ जाते हैं कि नहीं अब बुद्धम शरणम गच्छामि पे चलाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं ना। तो कलिंग आक्रमण जानकारी मतलब कि कहाँ, तो याद रखिएगा अगर कलिंग आक्रमण की जानकारी की बात करेगा, एक तो 13वां शिलालेख है जो कि अशोक का है, और एक है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी अच्छा है, वो भी जानना जरूरी है आपको। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंद था। कौन था? नंदराज। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। जब कलिंग पर आक्रमण हो रहा था तो उस समय राजा कौन था? नंदराज था। ये भी याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष। भेरी घोष मतलब वही युद्ध नीति, युद्ध अब नहीं करेगा, अब धर्म के रास्ते पर चलेगा। इसी कलिंग को युद्ध के बाद, और ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। ये ऐसा नहीं था, कोई भी राजा होता है जो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, अगर साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? अगर साम्राज्य विस्तार करेगा ही नहीं तो दूसरा राजा अटैक कर सकता है, उसको लगेगा यार बड़ा शांत बैठा हुआ है। तो ये ज़रूरी होता है। तो उस समय के समय में अगर देखा जाए तो राजा करता था, बैठे बैठे क्या करता? साम्राज्य विस्तार करेगा तब ना वहाँ से फिर उसको अपने अधीन कर लेगा, फिर उसे टैक्स लेगा। तो इससे क्या होता है? राजा का मजबूती बना रहता है। तो जनरली हाथी के लिए नहीं, मतलब कि हाथी अगर चाहता तो इतना पैसा था कि खुद खरीद सकता था, बट ये माना जाता है ऐसा कि हाथियों के लिए किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म ऐसे नहीं अपनाया, इनका एक भतीजा था, उसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था उसका? निग्रोध। निग्रोध इसको प्रेरणा दिया, इसको बताया कि आप ये धर्म अपना लो, आपसे इतना ज़्यादा पाप हो गया है। और साथ ही साथ में बौद्ध धर्म का, तो अब तो बौद्ध धर्म अपना लिया, मगर बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया उपगुप्त ने। किसने दिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया। इसको प्रेरणा कौन दिया? इसका भतीजा निग्रोध ने। शिक्षा कौन दिया? उपगुप्त ने दिया। हालांकि स्टार्टिंग में अशोक जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था, मगर बाद में क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लेता है। और ये अशोक कहता है कि जो है ना ये बौद्ध धर्म, ये उनका व्यक्तिगत धर्म है। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राज के धर्म घोषित नहीं किया, मगर प्रचार करने के लिए तो श्रीलंका तक भेज दिया ना, है ना। किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, कभी घोषित नहीं किया कि हाँ ये राज धर्म है, ये राजा जो हम लोग चला रहे हैं राजपाट, ये इसका धर्म है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। सोच लीजिए। अब आगे समझना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए तो मतलब कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ था? 269। और उसके 8वें वर्ष तो ये मतलब कि कलिंग पर भी आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ही बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। जैसे ही बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो फिर क्या 8वें वर्ष ही क्या करते हैं? धर्म यात्रा पे निकलते हैं, यानी धर्म यात्रा प्रारंभ करते हैं और जगह जगह घूमते हैं। जैसे बोध गया हो गया,
कुशीनगर हो गया, लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, सारनाथ हो गया, श्रावस्ती हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का प्रभाव था, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ज़्यादा रहे हैं, चाहे वो वहाँ पर स्पीच दिए हों, चाहे वहाँ पर रहे हों, चाहे वो ज्ञान प्राप्त किए हों, चाहे उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, वहाँ पर क्या किए, वो 8वें वर्ष, कब, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी जब कलिंग पर वॉर हुआ 269 में हुआ था, उसके 8वें वर्ष मतलब 261 में क्या किए, लगभग 8वें वर्ष धर्म यात्रा किए। इस प्रकार से बहुत जगह घूमे। 8वें वर्ष तो वो किए। 10वें वर्ष सर्वप्रथम गया की बोध गया की यात्रा करते हैं। 8वें वर्ष इतना जगह और 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करते हैं। और 20वें वर्ष जो है ना वो लुम्बिनी में यात्रा करते हैं। और लुम्बिनी में यात्रा करते हैं और फिर वहाँ पर जो है ना टैक्स घटा देते हैं। जैसे कि टैक्स पहले 1/6 लगता था, है ना, इसको सष्टांग कहते थे। अब वहाँ पर क्या कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया। इन्होंने बोला यार यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, यहाँ से हम टैक्स क्या करेंगे, 1/8 लेंगे, 1/8 लेंगे। तो यहाँ से क्या कर दिया, टैक्स 1/8 कर दिया गया। तो पूछेगा कि 8वें वर्ष कहाँ कहाँ घूमा, तो ये है ना 8वें वर्ष हो गया, तो मतलब कि मैंने 8वें वर्ष से प्रारंभ कर दिए थे धर्म यात्रा। और 10वें वर्ष सबसे पहले बोध गया, 20वां वर्ष लुम्बिनी गए। लुम्बिनी कब गए, 20वां वर्ष गए। और वहाँ क्या किए, वहाँ जाने के बाद टैक्स घटा दिए 1/8। और अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। हम बौद्ध धर्म में बहुत अच्छा से बताएं, आप देखिए जा करके उसको, कि हम जो बौद्ध संगीति था ना, चारों बौद्ध संगीति कब हुआ, उसका संरक्षक कौन था, उस समय अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, बहुत अच्छा से बताएं, आप देखिए। तो अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ 255 में। कब हुआ, 255 ईसापुर में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। और इसका जो तृतीय बौद्ध संगीति था, इसका अध्यक्ष किया मोगलीपुत्र तीस ने। कौन किया, मोगलीपुत्र तीस ने किया। साथ में जो श्रीलंका के राजा था, वो पहले वहाँ का जो था ना संप्रदाय चलता था, जैसे कि होता है ना कि अलग अलग संप्रदाय चलता है, जैसे आजीवक संप्रदाय एक प्रकार से हो गया, उसी प्रकार से सिहली संप्रदाय। तो सिहली अशोक इतना प्रचार प्रसार किया कि सिहली जो श्रीलंका के राजा था, वो सिहली संप्रदाय छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। और अशोक भी था ना, ये मतलब कि धर्म सहिष्णु शासक बन जाता है बाद में। मतलब कि वह किसी के धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। ये नहीं कि हम बौद्ध धर्म अपना लिए तो किसी से भेदभाव कर रहे हैं, ये वाला बात भी नहीं था उनमें। श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। यानी कि जो श्रीलंका के राजा था, बौद्ध धर्म तो मान लिया, इनका जो अशोक का उपदेश था इनका भी पालन कर रहा था, मगर अपने आप को अशोक के अधीन नहीं किया। इसके समय में, अशोक के समय में कुछ सोना का चला, जैसे कि सोना का मुद्रा चला, उसको स्वर्ण कहते हैं। चांदी का चला सिक्का, जैसे कि उसको कहते हैं कसारपन। क्या कहते हैं, जिसको कहा था ना कि पन, एक बोले था ना कि पन चला था, पन हम पढ़ाए थे मुद्रा में कि पन चला था। पन क्या था, चांदी का था। और स्वर्ण सोने का था। और काकनी सिक्का था, काकनी जो कि तांबे का था। क्या था, काकनी। पन था चांदी का, इसी को नाम पड़ जाता है करसापन। ये नाम है थोड़ा सा, करसापन नाम हो गया, मगर पन चांदी का था जो कि अशोक के समय में चला था। सोना का चला था, स्वर्ण का सोना चला था ये, और काकनी चला था जो कि तांबे का था। तो ये हो गया इसका मुद्रा। अब यहाँ पर है ना, ये सवाल अक्सर पूछ देता है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गया में मतलब कि बराबर की पहाड़ी में, पहाड़ी का नाम क्या था, बराबर की पहाड़ी, वहाँ पर पहाड़ी जो था ना, पहाड़ी को काट करके गुफा बना दिया गया था और 4 गुफा दान किया था। गुफा का नाम था सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा या चोपड़, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा दान किया था अशोक। किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, क्योंकि इनके पिता क्या मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बाद में जब मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट और है कि आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा जो है ना, एक गुफा का नाम था नागार्जुन, ये भी आजीवक को ही दान किया गया था। मगर ये मतलब कि इसी मौर्य वंश में एक राजा हुआ दशरथ, वो दिया था। और फिर अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, है ना, ये अशोक का उत्तराधिकारी है कुणाल। अशोक के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी बना तो कुणाल बना। अब है अशोक की 5 पत्नी थी। अशोक की 5 पत्नी थी। 5 पत्नी हो गया, जैसे कि असंधिता, एक थी देवी असंधिता देवी, एक थी कारुबाकी। कौन थी, कारुबाकी। एक थी पद्मावती और एक थी नित्यारक्षक। कौन थी, नित्यारक्षक। और सबसे फेवरेट थी कारुबाकी। फिल्म में देखिएगा ना अशोक का, तो उसमें कारुबाकी रहेगी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था। कारुबाकी इस प्रकार से थी ना कि थोड़ा सा समाज सेवी थी वो, समाज मतलब कि
नज़रिए थोड़ा अलग था। इसीलिए मतलब कि सर्वाधिक प्रभाव अशोक पे अगर किसी का रहता है तो कारोबाकी का रहता है। और इसी के कहने पर ना अशोक ने युद्ध नीति त्याग दिया, कहने ठीक है हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, इसी कारोबाकी के कहने पर। फिर अब अशोक चूँकि आपको पता है कि अभिलेख लिखवाता है, तो अभिलेख लिखवाता है तो ये प्रेरणा उसको कहाँ से मिला? तो ये जो प्रेरणा है ना इसको, ये डेरियस प्रथम से मिला। किससे मिला? डेरियस, या इसी को दरियाहू प्रथम भी बोलते हैं या दारा प्रथम भी बोला जाता है, या इसी को दाई बाहु भी बोला जाता है। तो इसी से उसको प्रेरणा मिला था। और आप हो सकते हैं ये बात भूल गए होंगे कि आपको पहले बता चुके थे कि जो मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसमें जो डेरियस प्रथम का नाम आता है, जिसमें बताए थे कि जो मतलब कि जो डेरियस प्रथम था वो कहाँ का था? ये फारस का था और हकमनी वंश का था। ये समझा चुके हैं। हकमनी वंश का शासक जो था साइरस द्वितीय। क्या नाम था उसका? साइरस द्वितीय था, जो कि हकमनी वंश का शासक था। और उसी वंश में एक अगला शासक निकला था डेरियस प्रथम, है ना। इसी का डायबर भी कहीं कहीं नाम मिलता है, डेरियस प्रथम। यही मतलब कि पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। और इसका मतलब ये क्या करता था ना कि जो भी आक्रमण करता था या कुछ करता था तो शिलालेख लिखवाता था। तो अशोक भी उसी प्रकार करने लगा, उसी से प्रभावित होकर के ये भी शिलालेख लिखवाने लगा। उसी मतलब कि जो ईरान के राजा था डेरियस प्रथम, उसी के जैसा। फिर क्या हुआ कि वो मतलब कि अभिलेख तो लिख दिया गया। अब अभिलेख की लिपि भी जो थी ब्राह्मी लिपि थी। तो पहले नंबर जो पढ़ने वाला जो अशोक का जो अभिलेख है इसको पढ़ा चाहे समझा, तो पहली बार अगर कोई पढ़ा ना तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है 1837 ईस्वी में। कौन पढ़ता है? जेम्स प्रिंसेप। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखता है। क्या नाम रखता है? देवनाम प्रियदर्शी। अपना अभिलेख में क्या नाम रखता है? मैक्सिमम अभिलेख में। और मगर मध्य प्रदेश के एक अभिलेख है, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, मध्य प्रदेश के गुर्जरा, इसको बार बार, अच्छा पॉइंट है, इसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नेट्टूर और उद्गोलन अभिलेख। कौन है? नेट्टूर और उद्गोलन अभिलेख। यहाँ से अशोक का नाम स्पष्ट अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मतलब कि अशोक मिलता है। किस अभिलेख में? मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की और नेट्टूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और जो भाब्रू अभिलेख है ना, इसमें क्या मिलता है? अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम प्रयोग हुआ। कहने का मतलब ना कि पहले लोगों को पता नहीं चल पाया कि जैसे कि अगर, क्योंकि ज़्यादातर अभिलेख में क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रिय। तो देवनाम प्रिय कौन है पता ही नहीं चल पा रहा था। तो धीरे धीरे कुछ और अभिलेख मिला, जैसे कि इसमें मिला ये मध्य प्रदेश में जो गुर्जरा में था कि अशोक का नाम अशोक मिला। तो थोड़ा सा समझ में आया कि अच्छा अशोक है, मगर यहाँ मगध सम्राट लिख दिया गया। बस एकदम सब कन्फर्म हो गया कि अच्छा। तो भाब्रू अभिलेख है जिसमें ये बताया गया कि अशोक के लिए मगध सम्राट को वही अशोक है ना। देव यानी यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया कि मैं देवनाम प्रिय, मैं अशोक मगध का सम्राट, ऐसा मिला भाब्रू अभिलेख में, है ना। अपने आप को मगध का सम्राट इसमें प्रयोग किया है इस भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। तो पूछेगा कि अपने आप को मगध का सम्राट किसमें मैंने बताया है ना, किसमें प्रयोग हुआ इसमें? तो भाब्रू अभिलेख में। और फिर असम जो है ना, असम थोड़ा सा वहाँ पर ही अहोम जाति के लोग रहते थे। तो वहाँ पर मतलब कि अशोक उतना मतलब कि कुछ था ही नहीं, वहाँ पर इनके साम्राज्य से बाहर था असम, इसीलिए वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला असम से। तब पूछता है कितना बार कि कहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिला है? तो असम से अशोक का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक जो असम था वो अशोक के साम्राज्य से क्या था? बाहर था। और लगभग अशोक की बात करें तो 84,000 स्तूप का निर्माण कराता है। चलिए अब यहाँ पर अशोक के 14 शिलालेख हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए 14 शिलालेख है ना, तो 14 शिलालेख में सबको बहुत अच्छा, सबको याद नहीं करना, मगर जितना बताएंगे उसको जरूर याद रखना है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये शिलालेख इतना सारा मतलब कि एकदम दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी बात है। तो पहला शिलालेख में क्या है ना, पहला शिलालेख में बताया गया पशु बलि पर रोक, कि मतलब कि आपको अहिंसा का पालन करना, पहला नियम ये बताया बौद्ध धर्म के जैसा, कि आपको क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब में तो वही बात होता है ना। जैन धर्म में जनरली अगर हम बात करें अहिंसा का पालन, तो जैन धर्म तो प्रथम शिलालेख में क्या है? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया, यानी पशु बलि पर रोक लगाया गया है। और बताया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। सुधर गया ना अशोक, कलिंग आक्रमण करने के बाद पूरे ढंग से सुधर गया। तो इसमें बताया प्रथम शिलालेख में
सुधर गया तो बोला नहीं अब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा पर बल दिया। पशु बलि पर रोक लगाया और कहा सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे के समान है। तो प्रथम शिलालेख पशु बलि पर रोक, अहिंसा पर बल। दूसरा में क्या हुआ, इसी पशु बलि पर रोक के साथ साथ में दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सक का वर्णन मिलता है, पशु चिकित्सा का। साथ ही साथ दक्षिण भारत का राज्य का चर्चा मिलता है दूसरा में, दासे दूसरा दासे दक्षिण भारत, दासे दूसरा दासे दक्षिण भारत। इसी में दक्षिण भारत राज्य का चर्चा मिलता है, जैसे चेर हो गया, पांड हो गया, श्रीलंका हो गया, केरल हो गया, है ना, ये सब मिलता है, इस सब का चर्चा मिलता है। मगर चर्चा किसका नहीं मिलता है, तो चोल वंश का चर्चा नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है, दूसरा में चोल वंश का चर्चा नहीं मिलता है। तो हो सकता है पूछ दे ऐसे करके कि किस अभिलेख में, मतलब कि दूसरा अभिलेख में किस वंश का चर्चा नहीं मिलता है, तो चोल का नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है, चोल का नहीं मिलता है। आप इसको जैसे याद करना, आप ट्रिक लगाइए, जो लगाना है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, चोल का नहीं मिलता है। और तीसरा देखिए, जो तीसरा है ना, तीसरा में 3 अधिकारी का नाम मिलता है, तीसरे तीसरा और तीसरे तृतीय, या तो तीसरा शिलालेख हो गया। तो तीसरा जो शिलालेख था इसमें 3 अधिकारी का नाम मिलता है, राजुक, युक्त हो गया और प्रादेशिक, ये 3 अधिकारी का चर्चा मिलता है। जो धर्म के प्रचार के लिए था, धर्म मतलब धर्म, जो धर्म चला रहा था ना अशोक धर्म, मतलब कि बौद्ध धर्म, इसके प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी करता है कि हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेगा और धर्म से संबंधित कुछ नियम भी बताया गया इसी में। यानी कि जो तीसरा शिलालेख में ये बताया गया कि जो राज्य के अधिकारी है ना, ये क्या करेगा कि हर एक 5 साल पर राज्य का क्या करेगा, दौरा करेगा। तीसरा में क्या है चर्चा, तीसरा में 3 अधिकारी का चर्चा है। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है राजुक। कौन रहता है, राजुक, एकदम मतलब समझ सकते हैं डीएम जैसा, राजुक मतलब डीएम जैसा। इसी के भरोसे अशोक एकदम निश्चिंत बैठ जाता है आगे चल के। तो ये क्या हो गया, ये राजुक हो गया। और इसी में क्या हुआ कि हर एक 5वें वर्ष राज्य का दौरा, ये तीसरा अभिलेख में है। तीसरा अभिलेख में क्या है, हर एक 5वें वर्ष राज्य का दौरा, धर्म से संबंधित कुछ नियम दिया गया है और इसमें 3 अधिकारी का चर्चा है। और चौथा शिलालेख में क्या है ना, कि कहा कि अब से क्या करेंगे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, यानी भेरी घोष मतलब युद्ध, है ना, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, है ना, यानी बौद्ध नीति का, यानी हम अब धर्म के रास्ते पर चलेंगे। तो चौथा है, तो चौथा से कैसे याद रखेगा, युद्ध क्या करता था ये, अशोक चारों तरफ करता था, अशोक जो है युद्ध चारों तरफ करता था। तो चौथा से हो गया चारों तरफ युद्ध करता था, तो यानी कि युद्ध के स्थान पर क्या क्या अपनाया, धम्म घोष को अपनाया, यानी कि धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को, नीति को अपनाया। अब बौद्ध धर्म में तो नीति बड़ा अच्छा है। तो ये हो गया चौथा, ठीक है। और 5वां में क्या था, एक धार्मिक अधिकारी की चर्चा होता है, यानी धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति बोलिए या तो धार्मिक अधिकारी की चर्चा होता है। किसमें, 5वां शिलालेख में। इसमें धर्म महामात्र अधिकारी की चर्चा है, किसमें, 5वां में, है ना, धर्म महामात्र की, जो धर्म के लिए अधिकारी नियुक्त करता था, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तब 5वां क्या हो गया, धर्म। तीसरा धर्म मतलब कि धर्म महामात्र की नियुक्ति। 5वां क्या हो गया, धर्म महामात्र की नियुक्ति। और तीसरा में क्या था, तीसरा में था जो मतलब कि 3 प्रमुख अधिकारी, राजुक, युक्त और प्रादेशिक था। और इसमें नियम दिया गया था कि जो राजकीय अधिकारी है उसको आदेश था कि हर एक 5वें वर्ष क्या करेगा, राज्य का दौरा करेगा। और अब आगे चलते हैं। छठा है कि छठा में लिखा हुआ था कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है ना, ये छठा में बोला जाता है। मगर छठा आप नहीं भी याद रखेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वां है कि इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, सबसे बड़ा 7वां, 7 से सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, 7वां शिलालेख। ये थोड़ा सा याद रखेगा 7वां शिलालेख को। और 8वां क्या है, अशोक के धर्म यात्रा, जो हम लोग पढ़े थे ना, तो हम लोग भी पढ़ गए थे कि जो है 8वें वर्ष से प्रारंभ कर देता है। फिर बाद में 10वें वर्ष में बोध गया का भ्रमण, है ना, बोध गया का राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया का भ्रमण। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी का भ्रमण, जो वहाँ टैक्स 1/8 कर देते हैं। और फिर 9वां शिलालेख है कि छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। 9वां जो कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं।
10वां है, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। इसमें धम्म नीति का व्याख्या की चर्चा किया गया। 11वां है, हाँ यहाँ से अच्छा है 11वां, ये याद रखना है आपको। 11वां यहाँ से सब याद रखना है, ठीक है, यहाँ सब याद रखना है। 11वां शिलालेख अशोक कहता है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताए। तो ब्राह्मण को ना सताने की बात किसमें किया गया है? 11वां, ठीक है। और जो 12 है ना, इसमें क्या है कि मतलब कि स्त्री के सुधार के लिए, जो स्त्री की स्थिति है इसके सुधार के लिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति हुआ। क्या हुआ? स्त्री महामात्र की नियुक्ति। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 12 जो स्त्री होते हैं ना, अगर चाह लेना तो किसी पुरुष का 12 बजा सकती है स्त्री। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हो कि 12वां शिलालेख किसमें है? तो ये स्त्री महामात्र की नियुक्ति है। किस लिए? स्त्रियों के स्थिति के सुधार के लिए। किस शिलालेख में? 12वां शिलालेख में हो गया। और 13वां बता चुके हैं कि 13वां में कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसी में बताया गया कि अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया, ये इसी में वर्णन है। और साथ में पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख है 13वां में। 14वां में है, अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर के लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इनमें से नहीं लिखे गए हैं। कि हम लोग, ये जरूरी नहीं कि जितना लिखे हैं इतना ही काम किए हैं, है ना। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया गया है। जनता को धार्मिक, ये उतना मतलब कि ठीक है ना। यानी बताया अपने आप को कि इसका जिम्मेदार हम नहीं है, जो भी लिखा हुआ हम बहुत सारा काम किए हैं, बट इतना पूरा मेंशन नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा और रह गया है अशोक के स्तंभ लेख। चलिए अब समझते हैं। स्तंभ, हम लोग स्तंभ कैसे लिखते हैं? एस से। 7 कैसे लिखा था? एस से। तो स्तंभ लेख की संख्या कितना है? 7 है। और जो शिलालेख की संख्या कितना था? 14। अभी तुरंत पढ़े हैं। तो एक था, जैसे कि अगर हम बात करें अशोक के जो स्तंभ लेख है, जिसको लघु अभिलेख भी कहा जाता है, तो ये भाब्रू अभिलेख है एक। तो भाब्रू अभिलेख क्या है? ये भाब्रू अभिलेख है राजस्थान में भाब्रू अभिलेख। और राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। किस अभिलेख में? राजस्थान के भाब्रू अभिलेख है, यहीं पर ही। अब आपको पहले ही बता चुके थे कि भाब्रू अभिलेख में ही अशोक क्या बताया कि खुद को हम मगध का सम्राट है। तो ये भाब्रू अभिलेख कहाँ है? ये राजस्थान में है। भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है इसी भाब्रू अभिलेख में, याद रखिएगा ये। और हाँ, जो शिलालेख जो 14 बताया ना, उसमें से आप इसे शिलालेख नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 8, 11 और 11, 12, 13 इतना याद रखना है एकदम। इसको स्टार कर लीजिए। इसको कौन कौन बताएं? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11 और 13 इतना आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, भूलना ही नहीं है उसको, ठीक है, इतना शिलालेख को। अब इसमें ये जो बता रहे हैं भाब्रू, ये तो याद रखना ही आपको। तो भाब्रू अभिलेख कहाँ है? ये राजस्थान में। इसमें क्या करता है? अशोक खुद को क्या बताता है कि हम अशोक हैं, मेरा ही नाम देवप्रिय है और हम मगध का सम्राट हैं। यानी अपने आप को खुद को मगध का सम्राट बताता है ये भाब्रू अभिलेख में। और इसी में बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ, इसी का चर्चा है इसमें। अब अशोक का 7 मतलब कि स्तंभ लेख है, जिसको लघु अभिलेख भी कहते हैं स्तंभ लेख को। एक है रुमनदई। ये कहाँ है रुमनदई? ये नेपाल में है। रुमनदई कहाँ है? ये नेपाल में है, नेपाल के लुम्बिनी में है और आरकमयी लिपि में है। किस लिपि में? आरकमयी लिपि में है। और ये सबसे छोटा अभिलेख है। क्या ये? सबसे छोटा अभिलेख है। और ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा है। कुछ याद रखे चाहे नहीं। ये रुमनदई कहाँ है? ये तो नेपाल में याद रखिएगा। और बढ़ते बढ़ते ये आरकमयी लिपि में है। अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने से कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब अगला है कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी अभिलेख कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसमें अपनी पत्नी जो है ना, जो कारूबाकी थी इसका चर्चा लिखा है इसमें। तो पूछेगा कौशाम्बी अभिलेख कारूबाकी, ठीक है ना। कौशाम्बी अभिलेख कारूबाकी, कौशाम्बी अभिलेख कारूबाकी। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भी। कौशाम्बी अभिलेख किसके लिए है? ये इसकी पत्नी कारूबाकी के लिए है। तो पत्नी के लिए है, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर इसे इलाहाबाद स्थापित कराया था। इसको उठा करके क्या किया? इलाहाबाद लेके गया अकबर, ठीक है ना। तो अगला हो गया मेरठ, हो गया टोपरा, हो गया। ये दोनों मतलब कि जो है ना, तो टोपरा वाला हरियाणा में है और मेरठ वाला उत्तर प्रदेश में। ये दोनों को फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलकाबाद ले जाता है।
है ना, दिल्ली के तुगलकाबाद में जाके स्थापित कर देता है। तो अगला है टोपरा अभिलेख जो कि हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, इसको दिल्ली के तुगलकाबाद में इसको ले जाता है। फिर है मेरठ अभिलेख, ये भी मेरठ में था, इसको उठा कर कहाँ ले गया, फिरोज शाह तुगलक तुगलकाबाद लेके गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। और अकबर किसको लेके गया था, तो अकबर जो है ना इसका रानी बाला ही लेकर चला गया, जाकर इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, यानी कौशाम्बी अभिलेख को। अब है यहाँ पर ये बिहार में, चूंकि बिहार का राजा था यार, तो बिहार का 3, रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। कौन था, रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। ये कहाँ था, बिहार के चंपारण में था। कहाँ था, बिहार के चंपारण में। कौन कौन, रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। कौन कौन था, रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। फिर से बोलिए, रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। रामपुरवा, लौरिया नंदन और लौरिया अराराज। ठीक है, कहाँ था, ये बिहार के चंपारण में था। रामपुरवा अभिलेख के बारे में अगर हम बात करें तो रामपुरवा अभिलेख जो है ना ये बिहार के चंपारण में है। इसका खोज किसने किया, करलायल ने किया 1872 ईस्वी में। लौरिया नंदन ये बिहार के चंपारण में है और लौरिया अराराज बिहार के चंपारण में है। अब अगला है निगाली सागर स्तंभ लेख, जो कि निगाली सागर जो है ये नेपाल में है। कहाँ, ये नेपाल में है। इससे पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है ना वो निगाली सागर आया था। कहाँ आया था, निगाली सागर आया था और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। यानी कि जब ये राज्याभिषेक हुआ 269 में, उसके 12वें वर्ष कहाँ आया था। अब इसको घटा बढ़ा लीजिएगा जब भी सब करना रहेगा तो कहाँ आया था, ये निगाली सागर आया था। अब फिर एक है सर-ए-कूना अभिलेख। सर-ए-कूना अभिलेख ये कहाँ है, ये अफगानिस्तान के कांधार में है। कहाँ है ये, सर-ए-कूना अभिलेख है, ये अफगानिस्तान के कांधार में है, जो कि ग्रीक और अरमेक भाषा में है। किस में है, ग्रीक और अरमेक भाषा में है सर-ए-कूना अभिलेख। हालांकि अरमेक भाषा में तो रुमन देव भी था। अब आगे चलते हैं। कलिंग अभिलेख में अशोक कहता है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है और मैं एक माँ की भांति, है ना, मतलब कि उनका जो जीवन है ना काफ़ी आगे बढ़े, संसारिक जीवन, उसका कामना करता हूँ। और साथ में अशोक ये भी कहता है कि जिस प्रकार से माँ जो रहती है ना वो अपने बच्चे को क्या करती है, धाई माँ को दे के खुद निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार हम भी अपना जो है ना, जो अपना समाज की देख रेख है वो राजुक को दे देते हैं। राजुक एक प्रमुख अधिकारी था जो कि 3रा शिलालेख में लिखा हुआ था। तो यही कहता है कि मैं उसी प्रकार समाज की देख रेख राजुक को नियुक्त किया है। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिन पत्थर का इस्तेमाल किया वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया था, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन था एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी, राजा टॉप पे रहता था। उच्च अधिकारी को, इसके समय में जो उच्च अधिकारी होता था उसको महामात्र, तीर्थ, महामात्र या अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ, महामात्र या अमात्य कहा जाता था। और इसकी संख्या 18 थी। जो उच्च अधिकारी होता था इसकी संख्या कितना था, 18 था। और जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका, जासूस। तो पूछ सकता है कि जासूस के लिए कौन सा शब्द, जासूस के लिए चर्च, उच्च अधिकारी के लिए तीर्थ, महामात्र और अमात्य। इसकी संख्या 18 था। जासूस के लिए चर शब्द। न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में सबसे ऊंचा तो खुद राजा ही होता था। सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय होता था, वही अंतिम न्यायालय होता था, वही न्यायाधीश होता था, यानी कि उसी का फैसला क्या था, सर्वोपरि। अभी के समय बोले तो तीनों पार्ट उसी के पास था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों वही था। प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, उसके बाद युवराज। फिर प्रांत का शासन प्रांतपति के पास होता था। प्रांत मतलब कि जो उसके अधीन जो है ना, जो जैसे कैसे हम लोग पढ़े थे कि अवंती का राज्यपाल था अशोक, जब वहाँ पर विद्रोह फैल गया था गांधार में, तो उसी प्रकार से हर जगह होता था। तो प्रांत का शासन प्रांतपति के पास। विस मतलब उस समय में जिला होता था। विस मतलब जिला को विस कहते थे। और ये विसपति के जो इस विस का जो हेड होता था वो विसपति कहलाता था। और 10 गांव का छोटा मालिक गोप कहलाता था। 10 गांव का छोटा मालिक क्या कहलाता था, गोप कहलाता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण यानी मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रांत का हेड हो गया प्रांतपति, विस का हेड हो गया विसपति, और 10 गांव को मिला दिया गया। अगर गांव का हेड बोलें तो गांव का हेड होगी ग्रामीण यानी कि मुखिया, और 10 गांव मिला दिए तो 10 गांव को मिला के अगर हेड किसी को बना दिए तो उसको गोप कहते थे। क्या कहते थे उसको, 10 गांव के हेड को मिला दिए तो उसको गोप कहते थे। इस समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था।
न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक। ये भी याद रखिएगा कि इस समय न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक कहते थे। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे ये है ना कि जब मौर्य काल में था ना, तो प्रांतों की संख्या पहले 4 था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रांतों की संख्या 4 था, मगर अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 हो गया। जैसे कि कलिंग जीत लिया, फिर अवंती, प्रासी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इस सब प्रांत का नाम था। कलिंग का राजधानी तोसली या घौली था, अवंती का उज्जैनी, और जो प्रासी जिसको पूर्वी प्रांत भी कहते थे, इसका राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। और उत्तरापथ का राजधानी हो गया, जो कि सबसे उत्तर में था, तो तक्षशिला हो गया। और दक्षिणापथ का हो गया सुवर्णगिरी। ये राजधानी याद रखिएगा इसको। और इसका कलिंग का प्रमुख स्थल खुद कलिंग हो गया। अवंती में आ गया मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, ये सब अवंती राष्ट्र के अंतर्गत आता था। फिर अगर हम पूर्वी प्रांत की बात करें तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये सब आता था पूर्वी प्रांत में, जिसका राजधानी खुद पाटलिपुत्रा। फिर उत्तरापथ में यानी उत्तर में बात करें तो गांधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये सब आ जाता था उत्तर में। उत्तर साइड यही सब पड़ता है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हो गया, जो कि दक्षिण में बिंद के दक्षिण का क्षेत्र, और दक्षिण में अच्छा खासा बहुत सारा मतलब कि इनका प्रांत था। अब यहाँ पर है अशोक के उत्तराधिकारी। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म दोस्तों, बहुत लंबा चला गया। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो अशोक का मृत्यु हो गया 232 ईसा पूर्व में। अशोक के कब हुआ मृत्यु? 232 ईसा पूर्व में अशोक का मृत्यु हो गया। इसके बाद गद्दी पर इनका पुत्र जो है कुणाल बैठा। कौन बैठा? कुणाल बैठा। और इनका पौत्र था दशरथ। अशोक का पौत्र था दशरथ, उसका नाम था दशरथ। ये 8 वर्ष तक शासन किया। और ये भी दशरथ भी अशोक के जैसा ही अपना नाम उपाधि लगाता है, देव नाम प्रिय, अशोक के जैसा। और ये बताए थे कि ये भी जो है ना आजीविक संप्रदाय के लिए मतलब वही नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण कराया था। बताया था ना ये कि नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफा का निर्माण कराया था। कौन? ये दशरथ करवाया था। तो ये भी बात को याद रखिएगा, ये भी करवाता है। और अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसका जो हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग कर देता है, जो कि इसी का सेना मतलब कि सेना में ही रहता है। तो ये बृहद्रथ क्या था? बृहद्रथ जो कमज़ोर और अयोग्य शासक था। इसके शासन में अब क्या हुआ ना कि इसके जब शासन काल आया बृहद्रथ का, तो उस समय जो कलिंग को जीत लिया था अशोक ने, कलिंग को क्या किया? स्वतंत्र कर लिया। कौन? वही कलिंग का नरेश एक नया आ गया, उसका नाम था खारवेल। का समझते हैं? नंदराज हम हैं, है ना, ये लेके चला गया। और चूँकि खुद कमज़ोर था ये, तो अब क्या करेगा, है ना, तो ये हो गया। और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान क्या कर दिया? बृहद्रथ की हत्या कर दिया और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दिया। और मतलब कि जो मौर्य वंश था ना, तो मौर्य वंश जैसे चूँकि आज सब जान चुका था धीरे धीरे कि अशोक जो है वो लड़ाई नहीं करेगा, और ये भी सब जान गया था कि इसका जो भी उत्तराधिकारी है उतना योग्य नहीं था। तो बहुत सारा विदेशी आक्रमण अब आ रहा था, कोई आक्रमण कर रहा था। और ये बृहद्रथ जो है कमज़ोर था, इसको समझे में नहीं कुछ आता था। तो क्या किया? इसी का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ये मार दिया उसको, और मार के खुद शासक बन गया। तो इस प्रकार से ये ख़त्म हो चुका है हमारा। क्या बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश को पढ़ेंगे, जो कि उतना लंबा नहीं रहेगा जितना ये लंबा गया। ये लगभग घंटा भर का वीडियो हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।